स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्रांति। आज का जो विषय है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के मेंस के परीक्षा देने जाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये, क्योंकि इसमें एक न एक क्रांति आना तय है। चलिए तो बात करेंगे कि कौन कौन सी कृषि क्रांतियाँ हुई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस तरीके से बहुत सारी क्रांतियां हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, कृष्ण क्रांति, अमृत क्रांति, बादामी क्रांति, लाल क्रांति, तो एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। चलिए तो पहला हमने टॉपिक रखा है हरित क्रांति। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति। चलिए अब इस हरित क्रांति पे क्या क्या बातें हुई उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। हरित क्रांति, सबसे पहले समझिए कि हरित क्रांति भारत में जब सन 1968 ईस्वी में, सन 1968 ईस्वी में पहली बार गेहूं जो है, पहली बार गेहूं 170 लाख टन गेहूं पैदा हो गया। 170 लाख टन गेहूं जो है उस समय उत्पादन हुआ। तो इस विषय में 1968 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गॉड, ठीक है, डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में हरित क्रांति की संज्ञा के प्रदायक कौन है। प्रदायक, अगर प्रश्न में ये पूछता है कि प्रदायक कौन है, हरित क्रांति शब्द के संज्ञा के प्रदायक हैं, ये कौन है प्रदायक हरित क्रांति के। चलिए ये एक पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले 120 लाख टन हुआ करता था, लेकिन उस वर्ष सन 1968 में 50 लाख टन जो है अधिक हुआ, इसलिए इसको हरित क्रांति जो है विलियम गॉड ने इसकी संज्ञा दी। चलिए उसके बाद बात करेंगे कि उक्त उपलब्धि जो है 1960 के दशक के मध्य में मेक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीज, वो जो उन्नत बीज थे कहाँ से लाए गए थे, दूसरा प्रश्न, वो जो उन्नत बीज था वो कहाँ से लाया गया था। तो उन्नत बीज कहाँ से लाया गया था, वो था मैक्सिको से, मैक्सिको है ना, मैक्सिको। चलिए अब तीसरा प्रश्न इसमें ये आता है कि हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था। हरित क्रांति की मुख्य सफलता का कारण यही था कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था। यानी कि अगर मुख्य कारण, सफलता का मुख्य कारण पूछा जाए, अगर सफलता का कारण, मुख्य कारण पूछा जाए, सफलता का जो मुख्य कारण था वो था अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, ठीक है, अधिक उपज वाली, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में समझते हैं। अधिक उपज देने वाली, अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है। इसी में अगला पॉइंट है गेहूं तथा मक्का, ठीक है। हर एक पॉइंट जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखपाल में इस तरीके के ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछता वो। गेहूं तथा मक्का है ना, गेहूं तथा मक्का अनुसंधान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिमिट भी बोल सकते हैं, अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, जिसको हम लोगों ने सिमिट, है ना, इसको सिमिट बोला, क्या बोला, सीमिट, ठीक है।
सीमेंट। इसका जो संस्थान ये है मैक्सिको में स्थित है। कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? हरित क्रांति से लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं और आखिरी बिंदु बचा है इसमें, हरित क्रांति में जो 3S की बात करता है। हरित क्रांति में एक बिंदु जो है 3S की बात करता है। ये 3S क्या है समझिए, ये 3 है और ये S। 3S क्या है? 3S में सबसे पहले आते हैं सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन? सुब्रमण्यम, ठीक है। दूसरे आते हैं शिवरमन, ठीक है। शिवरमन। ये सबकी स्पेलिंग जो है S से शुरू होती है, इसलिए इसको 3S का तात्पर्य इसमें समझाया गया है। प्रश्न कभी कभी आता है। और एक है स्वामीनाथन, ठीक है। स्वामीनाथन को आप सभी लोग जानते ही होंगे, स्वामीनाथन, ठीक। अब ये क्या क्या थे, इनको हम बात समझते हैं। ये जो सुब्रमण्यम थे वो 1964 से 67 के दौरान ये कृषि मंत्री थे, ठीक है। क्या थे? कृषि मंत्री थे। ये क्या थे? कृषि मंत्री, ठीक है। लेकिन कब? 1964 और 1965 में। कब? 1964, 65, 67 तक रहे हैं, ये 67 तक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तत्कालीन कृषि मंत्री थे, तत्कालीन, ठीक है। ये क्या थे? तत्कालीन कृषि मंत्री थे, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में 3S किससे संबंधित है? तो सुब्रमण्यम, शिवरमन और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये है 3S का तात्पर्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक जो नॉर्मन बोरलॉग, साथ ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। फिर से समझते हैं कि 1970 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति आई और इसका परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई। कहाँ प्राप्त हो गई? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक है। कहाँ प्राप्त हो गई? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसको समझिएगा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त हो गई, यानी भारत को। और इसका श्रेय जो जाता है नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। किसको श्रेय जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो स्वामीनाथन, ठीक है। स्वामीनाथन। नोट्स बनाना आपका काम है, कैसे बनाते हैं ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। स्वामीनाथन किसके दृष्टिकोण से? इंडिया के दृष्टिकोण से, ठीक है। बात समझ में आई? अगर इस तरीके से कहा जाए तो हरित क्रांति के प्रणेता के रूप में अगर देखा जाए तो स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो है हरित क्रांति में प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे श्वेत क्रांति की। किसकी बात करेंगे? श्वेत क्रांति की। चलिए, अब श्वेत क्रांति क्या है इसको समझिए पहले। ये जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात प्रस्तुत जो है कृषि क्रांतियाँ हुई हैं, उन्हीं के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। श्वेत क्रांति, ठीक है। चीज़ों को एकदम डिटेल्ड वे में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कब हुई? प्रश्न ये सबसे पहले बनेगा। तो श्वेत क्रांति की भारत में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1964 से 65 में। कब हुई थी? 1964-65, ठीक, पहला प्रश्न। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यानी कि यह संबंधित किससे हो गया? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन। किससे संबंधित हो गया? दुग्ध उत्पादन। और इसमें एक बात आता है सघन पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें एक बात आता है सघन पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम। अगर प्रश्न इस तरह बनता है कि सघन
पशु विकास कार्यक्रम किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा श्वेत क्रांति। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसकी गति को और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। यानी कि अगर प्रश्न इस तरीके का पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किस सन में हुआ, समझते हैं बात को। ऑपरेशन फ्लड, ठीक, 1970। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि श्वेत क्रांति जो है 1964 से 65 में दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सघन पशु कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी गति को त्वरित करने के लिए, किसकी गति को? श्वेत क्रांति की गति को त्वरित करने के लिए जो है इसको चलाया गया था। ठीक है। और इसके जो कर्णधार थे, जिसको सूत्रधार बोला जाता है, वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। और इसके जो प्रणेता कहे जाते हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, बात समझ में आई। अक्सर ये जो साधारण प्रश्न होते हैं ना, यही बच्चे जो है गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। ऑपरेशन फ्लड जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यही इसके क्या हैं? सूत्रधार हैं। उसके बाद 3 चरणों में संपन्न ऑपरेशन फ्लड का पहला जो चरण था वो 1970 से 78 तक चला। उसके बाद फिर 78 से 85 तक चला, और तीसरा चरण जो है 1985 से 95 तक चला। यह सिर्फ बताने के लिए है, और क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे कि श्वेत क्रांति को 3 चरण में कराया गया। पहला 70 से 78, दूसरा 78 से 85, तीसरा 85 से 95 तक। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि आज यही कारण है कि श्वेत क्रांति के कारण ही आज भारत जो है विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो है राष्ट्र बन गया है। सर्वाधिक दूध उत्पादक कौन है भैया? भारत। सर्वाधिक दूध उत्पादक अगर प्रश्न आए तो कौन सा राष्ट्र है? तो वो है भारत। कौन है? भारत। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे कि लगभग जब इसकी आर्थिक समीक्षा की गई थी, आर्थिक समीक्षा में जो संसार में सबसे अधिक है, भारत का जो दूध उत्पादन है 146.3 मिलियन टन। समझिएगा, 146.3 मिलियन टन, 3 मिलियन टन। यह रिपोर्ट है, यह समीक्षा की गई थी 2014-15 में। ठीक है, 14-15 में। ठीक है, बात समझिए। ठीक, 2014-15 के एक रिपोर्ट में, आर्थिक समीक्षा में यह पाया गया कि 146.3 मिलियन टन जो है भारत में दुग्ध का उत्पादन हुआ। ठीक है, अब इसमें एक और ख़ास बात आ जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, जिसको हम हर वर्ष मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। समझिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अगर इतिहास में जाएं तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने, ठीक है, कौन? इसके नाम के साथ एक खास नाम जुड़ जाता है, राधा मोहन सिंह। ठीक है, राधा मोहन सिंह। कौन है ये? राधा मोहन सिंह कौन है? राधा मोहन सिंह एक केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री है, जिन्होंने 26 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में बताया कि विगत 2 वर्षों में देश में दुग्ध का उत्पादन प्रति वर्ष वृद्धि कर रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, हाँ, क्या होगा कि भारत जो है पूरे विश्व का, है ना, भारत विश्व उत्पादन का, विश्व दुग्ध उत्पादन का, ठीक है, दुग्ध
उत्पादन का 20% तो अपने ही यहाँ ही क्या कर लेता है, उत्पादन कर देता है। विश्व दुग्ध उत्पादन का 20% जो है किसके पास है, इंडिया के पास है। बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक की बातें। उसके बाद हम बात करेंगे कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत कौन से संघ, जैसे बहुत सारे रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें और भी सारे प्रश्न आते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन में अगर पूछा जाए कि दूसरा स्थान किसको है, तो इंडिया के बाद कौन है, इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। ठीक है, यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण होने वाला है कि दूध उत्पादन में संसार में द्वितीय स्थान किसको प्राप्त है, अमेरिका को प्राप्त है। चलिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, यह भी प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर में आपसे कि नेशनल, राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, ठीक है। इसका आंसर कहाँ होगा, चलिए, ठीक है, करनाल। ये करनाल है कहाँ, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, ये था श्वेत क्रांति के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं पीली क्रांति के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पीली क्रांति के ऊपर, उसके बाद आएंगे गोल क्रांति के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारी क्रांतियों को हम एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसमें हम पढ़ा देंगे। चलिए, ये बात समझ में आई। यानी कि 2 क्रांतियां खत्म हुई, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, दोनों ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आगे की जितनी भी क्रांतियां हैं वो पार्ट 2 में इसी स्वतंत्रता के पश्चात हुई कृषि क्रांतियों, ये मुख्य हेडिंग होगा। इसके पार्ट 2 में आप और भी क्रांतियां देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब अपना सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमसे जुड़े रहने पे आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ओके, हर हर महादेव।